नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोगों ने विजन आईएएस की करंट अफेयर की शुरुआत की थी और जुलाई का करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के डिस्कशन हमने किए हैं। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन आते ही हैं। आपने भी देखा होगा, पीवाईक्यू ऑब्जर्व किया होगा, और जो हमारे नेबरहुड रिलेशंस के टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है पीवाईक्यू में तो उसको आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपकी आंसर राइटिंग स्किल मजबूत होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जुड़िए हमसे, शेयर करिए दोस्तों के बीच। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो पहला टॉपिक है आपका इनस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। आपको पता है कि बांग्लादेश में काफी ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ गई है आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। एंड उसके बाद मास प्रोटेस्ट एंड डिस्टरबेंसेस बहुत कुछ हुए। न्यूज में आप रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे। तो इससे कहीं ना कहीं भारत पर क्या असर पड़ेगा उसको हम देखेंगे, ओवरव्यू रखेंगे। क्योंकि सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, उसके साथ साथ आप देखिए म्यांमार में भी इनस्टेबिलिटी है। उसके साथ आप देखिए श्रीलंका में भी इनस्टेबिलिटी हुई थी। अफगानिस्तान में भी कुछ चीजें सही नहीं चल रही है। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है क्या हाल चलता है। और मालदीव्स में भी एक इंडिया आउट कैंपेन चल रहा था और प्रो चाइना गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुआ है। तो इन सब से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि भारत के नेबरहुड में सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है। तो भारत पर क्या असर पड़ेगा इसका, बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में भी जानेंगे और ओवरऑल कंटेक्स्ट में भी जानेंगे कि इस नेबरहुड में जो भी कंसर्न चल रही हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारे देश के ऊपर। ठीक है, तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि बांग्लादेश में जो घटना घटी उसके बाद शेख हसीना ने रिजाइन किया और ये अभी इंडिया में रिसाइड कर रही हैं और बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया। और इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब ये होता है टेम्पोररी रूप के लिए गवर्नमेंट बनाई गई है, फिर अपना इलेक्शन होगा, जो भी होगा नेता चुने जाएंगे फिलहाल। एंड मोहम्मद यूनिस जो है वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आप कह सकते हैं, और ये नोबेल विजेता भी हैं। तो ये चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी अनरेस्ट बांग्लादेश में हो रहा है उसका इम्पैक्ट भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर भी पड़ेगा और रीजनल स्टेबिलिटी पर भी पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो भी हम देखेंगे। पहली बात तो ये देखिए, जो आपका इंडिया बांग्लादेश पार्टनरशिप है उसमें कुछ खटास आ सकता है, डिसरप्शन आ सकता है। कैसे? क्योंकि आपको ही पता होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी उनका रिश्ता इंडिया के साथ काफी अच्छा था, एक प्रकार से ट्रस्टेड पार्टनर आप कह सकते हैं। और दोनों देश ने मिलकर काफी अच्छा काम भी किया टेररिस्ट ग्रुप को काउंटर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी है वो सब में कंट्रीब्यूट किया गया। एक तो ये इम्पैक्ट होगा। दूसरा इम्पैक्ट हो सकता है आपका इलीगल माइग्रेशन, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट, बांग्लादेश से इंडिया में आ सकते हैं और आपने देखा भी होगा न्यूज में काफी ज्यादा चल रहा था। तीसरा इम्पैक्ट हो सकता है कि बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स में फॉरेन पावर का इंकर्जन हो सकता है, जैसे पाकिस्तान और चाइना, और उसका इम्पैक्ट भारत के नेशनल सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है, नेशनल इंटरेस्ट पर भी पड़ सकता है। उसके बाद आप देखिए इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट थ्रेट भी हो सकते हैं। भारत ने काफी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है बांग्लादेश में, और आप देखिए एक डाटा के अनुसार 2016 के बाद से लगभग $8 बिलियन का क्रेडिट भारत ने दिया है फॉर वेरियस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रोड डेवलपमेंट, रेल, शिपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, और ये अखौरा अगरतला रेल रिंग आपको ध्यान रखना है, ये आपका बांग्लादेश से इंडिया को लिंक करेगा। अगरतला आपका त्रिपुरा में होता है तो लिंक किया जाएगा आपका। और एक और है खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, तो इस पर भी खतरा आ सकता है। तो ये चीज हमने डिस्कस किया। अब भारत का क्या रिस्पॉन्स रहा है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज को लेकर। तो जाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी में रखता है। तो भले ही वहां पर सरकार ये रिजीम चेंज हुई हो, भारत ने अपने डिप्लोमेटिक टॉक्स को कंटिन्यू रखा, रिकैलिब्रेट किया, और जो भी नए सरकार बने हैं उसके साथ एंगेजमेंट भी किया ताकि हमारा इंटरेस्ट, हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड रहे। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स के रूप में बॉर्डर सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज को और मजबूत किया गया है।
एंड मल्टीलेटरल इंगेजमेंट किया जा रहा है विद वेरियस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस लाइक बिम्स्टेक। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक असिस्टेंस तो दिया ही जाता है, लाइक ह्यूमैनिटेरियन हेल्प। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है, भारत की तरफ से लाइन ऑफ क्रेडिट एज ए लोन दिया जाता है बांग्लादेश को। तो ये सब कुछ भारत के तरफ से रिस्पॉन्स रहा है टू दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लॉन्ग टर्म मेजर्स भारत क्या ले रहा है, तो आपको पता होगा कि भारत नेबरहुड को एम्पावर करने के लिए हमेशा कोशिश करता रहता है, चाहे वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हो या फिर सागर इनिशिएटिव हो, कुछ इस प्रकार के वेरियस इनिशिएटिव है। और आप देख सकते हैं जो G20 समिट इंडिया में हुआ, वहां पर बांग्लादेश को इनवाइट किया गया, जबकि बांग्लादेश G20 के सदस्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ नॉन रेसिप्रोकल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनाता है। और इसके तहत क्या है कि भाई भले ही दूसरे देश, दूसरे नेबरिंग कंट्रीज हमारी मदद ना करें, लेकिन हम मदद करते हैं। जैसे वैक्सीन मैत्री हो गया, या फिर डिजास्टर आती है तो फिर सबसे पहले रेस्पॉन्ड हम करते हैं। तो ये सब कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप देखिए, जो इनस्टेबिलिटी है हमारे नेबरहुड में, ऐसा नहीं है सिर्फ बांग्लादेश में हुआ है। म्यांमार में आपका इनस्टेबिलिटी चला बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कूप, उसके बाद अफगानिस्तान में, उसके बाद श्रीलंका में 2022 में ये घटना घटी थी। मालदीव्स में आपका जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो प्रो चाइना है, आप कह सकते हैं। एंटी इंडिया कैंपेन वहां पर खूब चला था। और नेपाल में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा रहती है, बार बार गवर्नमेंट चेंज ही होते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि 16 वर्ष में 14 गवर्नमेंट चेंज हुए हैं, तो आप सोचिए कि क्या हालत रहती होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई नेबरहुड में इनस्टेबिलिटी है, यानी कि हमारे पड़ोसी में इनस्टेबिलिटी है, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा। तो एक तो म्यांमार से शुरुआत करते हैं। म्यांमार में मिलिट्री कूप हुआ था, तो वहां से भी जो लोग हैं वो भागते भागते इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करने लगे, और कुछ रिफ्यूजी और इलीगल माइग्रेंट्स भी हुआ इंडिया में। जैसे आप देखिए मिजोरम स्टेट में लगभग 32,000 से ज्यादा एथनिक चिन, जो कि एक कम्युनिटी है, भारत में रिफ्यूजी या शरण लेने के लिए आए। और मणिपुर में भी ये देखने को मिला। तो इथनिक कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारे देश के लोग हैं, नागरिक है, ट्राइबल्स है, उनको तो चिर बढ़ेगा ही कि हमारे रिसोर्सेज का ये शोषण कर सकते हैं और हमारा कल्चर पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद अफगानिस्तान में आप देखिए तख्ता पलट हुआ और यहाँ पर तालिबान की रिजीम आ गई। आपको पता होगा कि भारत जो है तालिबान को एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के रूप में देखता आया है पहले से, लेकिन अब जो है यहाँ पर तालिबान की सरकार बन गई है, तो भारत भी कोऑपरेट करना चाहता है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अगर एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा तालिबान ने दिखाया अफगानिस्तान में या फिर नेबरिंग कंट्रीज में, तो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अगर इंडिया में कुछ नुकसान करने का प्रयास कर रहा है, तो फिर अफगानिस्तान में ये शरण ले सकता है, और इससे आपका क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी जो है हो सकता है। फिर श्रीलंका में आप देखिए, वहां पर पॉलिटिकल के साथ इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी भी आई थी। तो वहां पर जो भी रिफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ भारत में, उसके साथ साथ आपका जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, इसका तो भारत पर भी असर पड़ा होगा कि भारत भी बहुत सारे मटेरियल्स इंपोर्ट करता है श्रीलंका में, तो ट्रेड अफेक्ट हुआ, मतलब इकोनॉमिक कंसर्न्स भी देखने को मिली। उसके बाद मालदीव्स आप देख लीजिए, प्रो चाइना। ठीक है, और नेपाल में आप देखिए, वहां पर भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है और चाइनीज इन्फ्लुएंस भी वहां पर देखने को मिलता है। तो आप इस डाटा को देखिए कि नेपाल ने रिसेंटली 16 साल में 14 गवर्नमेंट बनाया है। ये भी एक सोचने वाली बात है। तो भारत क्या कर रहा है, तो भारत सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ का एक सपोर्टर है, यानी कि भारत चाहता है कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं सब कुछ इंटरनेशनल लॉ एंड रेगुलेशन के आधार पर हो। लेकिन सब कुछ होता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं वॉर चल रहा है, विभिन्न देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो भारत का ये मानना है कि भाई साहब कोई भी समस्या है इंटरनेशनल लेवल पर, तो डायलॉग, कंसल्टेशन और फेयरनेस के आधार पर सॉल्व हो। और इसके लिए भारत 5S प्रिंसिपल अप्रोच को अपनाता है। क्या है 5S प्रिंसिपल? सम्मान करिए, रेस्पेक्ट, संवाद करिए, डायलॉग, सहयोग, कॉपरेशन, शांति, पीस, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी। ये 5 प्रिंसिपल आप लिख सकते हैं। भारत का अप्रोच है टू डील विद द इंटरनेशनल इश्यू, टू डील विद द इंडियाज इंटरेस्ट विद द अदर कंट्रीज। ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट।
तो आपका पहला आर्टिकल होता है समाप्त। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जहां पर है आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के बारे में। हालांकि ये उतना ज़्यादा मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इनडायरेक्टली आप इसे यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबल लेवल पर आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट के न्यूज आते रहते हैं। अभी आप देख लीजिए, इजराइल गजा वॉर चल रहा है, उसके बाद जो आपका रशिया यूक्रेन इश्यू है वो भी चल रही है। तो उसके कारण जो आपका सिविलियंस है इन देशों में वो प्रभावित हो रहे हैं, जो कब्जा कर लिया जाता है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को, ठीक है। तो वो सब भी परेशान रहते हैं। तो भाई अब यहाँ पर मेन मुद्दा है कि ह्यूमन राइट्स का तो वायलेशन हो रहा है, तो फिर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटी है, कन्वेंशन है, कुछ है? तो बिल्कुल है, जेनेवा कन्वेंशन 1949। इसका 75th एनिवर्सरी आपका 2024 में मनाया गया। लेकिन एक बार डाउट है, आप सोचिए कि भले ही इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो ह्यूमन राइट्स को या ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देता है, लेकिन ये सब जब कन्फ्लिक्ट रहते हैं, देशों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये सब बैक साइड ले लेता है, बैक सीट ले लेता है। ये आप देख रहे होंगे, हम आपको एग्जाम्पल के साथ भी समझाएंगे। तो पहली बात तो ये कि जेनेवा कन्वेंशन क्या है, ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। तो जो जेनेवा कन्वेंशन है, ये इसमें आपका ट्रीटीज आ जाते हैं, 4 ट्रीटीज है। और इसमें क्या होता है कि भाई साहब, अगर कोई वॉर हो रहा है या फिर आपका आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो जो सिविलियंस है या प्रिजनर वॉर्स है, तो इनका नुकसान ना हो, है ना, इनको नुकसान ना हो, इनका प्रॉपर्टी या फिर रिसोर्सेस नुकसान ना हो, इस पर ये बात करता है। और ये आप देख ही रहे हैं, रशिया और यूक्रेन हो या फिर इजराइल या हमास हो, सब कुछ का वायलेशन हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसलिए ये आपका न्यूज में भी रहा है। तो ये जो आपका इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इसमें आपका 4 जेनेवा कन्वेंशन आते हैं आपके, और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल आता है। और ये यूनिवर्सली रेटिफाई किया गया है सारे देशों के द्वारा। लेकिन आप सोचिए, यहाँ पर सारे देशों ने रेटिफाई किया है, फिर भी जो लड़ाई हो रहे हैं उसमें सिविलियन से कितने नुकसान हुए हैं। आप देखिए, इजराइल हमास वॉर में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, कोई भी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। ये भी आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ह्यूमन त्रासदी रही है इस सेंचुरी की, आप सोच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इट अप्लाइज टू ऑल केसेस ऑफ डिक्लेयर्ड वॉर, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट अगर दोनों देश के बीच में होता है तब भी लागू होते हैं। और आप यहाँ पर देखिए अदर ट्रीटी जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को डील करते हैं, तो ये आप प्रीलिम्स के लिए याद रख सकते हैं, मेंस के लिए भी आप याद रखिए एज ए रेफरेंस ओनली। जैसे 1954 का हैग कन्वेंशन है, ये बेसिकली कल्चरल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन की बात करता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई इतनी कन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है, अब पता चला कि एक इथनिक दूसरे इथनिक के कल्चरल प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहा है, तो ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। उसके बाद आप देखिए 1972 का बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, नाम से पता चल रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि 1998 का रोम स्टैच्यू है, जिसके तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को स्टैब्लिश किया गया। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स क्या है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को रिगार्डिंग। तो एक है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन मतलब ये है कि जब भी आपका युद्ध हो रहा है या मिलिट्री अटैक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो सिविलियंस और सिविलियंस के रिसोर्सेज और जो आपके लड़ाकू हैं कॉम्बेटेंट्स, उनके बीच में डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। क्यों? ताकि सिविलियन का लॉस ना हो, सिविलियन का नुकसान ना हो। नहीं तो आप देख ही रहे हैं कि सिविलियन की कितनी ज़्यादा मृत्यु हो जाती है और काउंटलेस डेथ हो जाता है ऐसे वॉर जैसे सिचुएशन में। उसके बाद आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसमें क्या है कि जब भी कोई वॉर छेड़ा जाए या फिर आपका लड़ाई के लिए आह्वान किया जाता है, तो ये इंश्योर करे कि कितना हार्म हो सकता है जब हम अटैक करेंगे या नुकसान हो सकता है सिविलियंस को, तो इसको थोड़ा आकलन कर ले प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अनुसार। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशन है। इसके तहत क्या है कि जो भी पार्टीज हैं जो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में एंगेज हो रहे हैं, तो एक प्रकार से सिविलियन पॉपुलेशन का केयर जरूर करे। ऐसा ना हो कि कुछ अटैक कर रहे हैं तो फिर हम सिविलियन एरिया पर अटैक कर दें तो उनका नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि इजराइल हमास वॉर में इन सब प्रिंसिपल का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ। प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशंस का वायलेशन हुआ कैसे? आपको पता होगा कि हॉस्पिटल अटैक किया गया था जिसमें बच्चे बेसिकली अपने ट्रीटमेंट सब करवा रहे थे, लेकिन डायरेक्ट आपका बहुत सारे पेशेंट्स की मृत्यु हो गई थी। आपने इस इंसिडेंट को ऑब्जर्व भी किया होगा। तो ये चीज़ है।
उसके बाद बात करते हैं चैलेंजेज क्या है इन इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। चैलेंजेज ही चैलेंजेज है, कैसे? पहले बात हम करते हैं पॉलिटिकल चैलेंजेज। एक तो ये है कि कोई भी देश हो, सबसे पहले ये चाहेगा कि अगर दोनों देश के बीच में लड़ाई होता है, युद्ध होता है, तो अपना इंटरेस्ट यानी कि स्टेट इंटरेस्ट या नेशनल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल इंटरेस्ट को पहले पायदान पर रखता है एज कम्पेयर टू ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। तभी तो आप देख सकते हैं कि जो देश हैं वो लड़ाई करने के लिए भी आतुर हो जाते हैं। क्यों? स्टेट इंटरेस्ट प्रायोरिटी दे दिया जाता है। उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर्स, अब एक होते हैं आपके स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट होते हैं, तो वो तो चलो नियम कानून फॉलो करेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन स्टेट एक्टर जो गवर्नमेंट के नहीं है लेकिन वो इनडायरेक्टली कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं या फिर कन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे आर्म्ड ग्रुप्स हो गए, तो ये भी काफी ज्यादा चैलेंज पोज करते हैं, ये ध्यान रखना है। फिर है लीगल चैलेंज, जैसे लैक ऑफ इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया जाता है, सीरियन सिविल वॉर में ऐसा ही हुआ था। फिर जुरिडिक्शनल इशू है, अब एक देश है उसका जुरिडिक्शन तो अपना देश है ना, वो दूसरे देश में कैसे इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं? यूएन तो करवा नहीं सका तो देश कहाँ से करवाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। उसके बाद एक ग्लोबल गवर्नेंस, यहाँ पर आप देखिए जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ पर आपका वीटो पावर चलता है। वीटो पावर जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन के आधार पर होता है कि हाँ चलो रशिया है तो रशिया अपने एलाइड कंट्री का साथ देगा, यूएस है तो वो अपने एलाइड कंट्री का साथ देगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई प्रपोजल या रिजोल्यूशन भी आया तो रशिया हो सकता है उसको काट दे अगर उसके अगेंस्ट है या उसके एलाइड कंट्रीज के अगेंस्ट है। उसी प्रकार से यूएस भी वही करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वीक मैंडेट एंड रिसोर्सेस, जो भी पीस कीपिंग मिशन चलाए जाते हैं, रिसोर्सेज कमी है, फोर्सेस की कमी है, तो फिर सिविलियंस को प्रोटेक्ट नहीं किया जा पाता सही से। आप देखिए यहाँ पर यूएन मिशन इन दरफूर यहाँ पर चलाया गया था, लेकिन रिसोर्स नहीं होने के कारण बहुत सारे सिविलियंस को बचाया ना जा सका। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी है कि आजकल के समय में एआई जनरेटेड वेपन्स या ऑटोनोमस वेपन्स, रिमोट वेपन्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ना जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी के आधार पर वेपन्स बनाए जा रहे हैं, तो भाई उसका जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, आप देखिए अब ड्रोन है, ड्रोन अटैक किया जा रहा है, लेकिन पता चला कि भाई मिलिट्री बेस की जगह पर वो सिविलियन बेस में अटैक कर दिया, तो कौन जिम्मेदार होगा? जो ड्रोन भेजा है उसको तो वो तो बोलेगा कि भाई साहब ये तो हमने सही लोकेशन भेजा था लेकिन कुछ मशीनरी खराब हो गई, तो वो विल बी इथिकली रिस्पॉन्सिबल, है ना। तो लीगल और इथिकल क्वेश्चन जारी हो जाते हैं यहाँ पर। उसके बाद साइबर वारफेयर का भी समय चल रहा है, ठीक है। और साइबर वारफेयर अगर होता है तो फिर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कैसे लागू होंगे, इस पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें भारत का क्या एफर्ट है टू इन्फोर्स द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, तो भारत तो हमेशा कोशिश में यही रहता है कि भाई शांति बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कानून है उसका पालन हो। और हमारे संविधान में भी आर्टिकल 51 आप देख सकते हैं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करने की बात करता है। उसके बाद देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस में भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को इनकॉर्पोरेट या शामिल करने की बात करता है। उसके बाद देखिए पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भारत वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है टू यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन। तो ये भी भारत जो है सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लेता है। फिर नॉन स्टेट एक्टर के साथ भी भारत इंगेज करता है। तो वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि भाई साहब एक ग्लोबल गवर्नेंस होना चाहिए कि पता चल सके कि अगर कोई वायलेट करता है तो उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाए। उसके लिए यूएनएससी में रिफॉर्म चाहिए, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा और वो भी आवाज़ उठाए एक साथ अगर ह्यूमैनिटेरियन लॉ का वायलेशन होता है। उसके बाद पॉलिटिकल एंगल पर देखें तो नेशनल लीगल सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा, नॉन स्टेट एक्टर्स को इंगेज करना पड़ेगा ताकि वो भी ह्यूमैनिटेरियन लॉ या नॉर्म्स फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पीस एग्रीमेंट्स अगर किया जाता है, अगर दो देश लड़ाई कर रहे हैं और उसके बाद पीस एग्रीमेंट हुआ तो उसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को कंपाइल करना, कंप्लायंस करना मैंडेट किया जाए। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन, आप देखिए साइबर सिक्योरिटी में भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ लागू हो। उसके बाद ऑटोनोमस वेपन्स को और अच्छे से रेगुलेट किया जाए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी। ये चीज़ें हैं। तो हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किया धराधर, अब चलते हैं तीसरे आर्टिकल पर। उम्मीद करते हैं आपको ये आर्टिकल पसंद आ रही है, अच्छा लग रहा है और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर साझा करें। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक आपका रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, पहली बात तो यही। और कंटेक्स्ट क्या है
तो एससीओ का 24th समिट आपका अस्थाना कजाकिस्तान में हुआ और वहां पर अस्थाना डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया। क्या बातें की गई हैं इस डिक्लेरेशन में हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप समझिए कि एससीओ में आपका पहले 8 मेंबर्स हुआ करता था, फिर एक बढ़ा ईरान, फिर अभी एक लिबरेशन में बढ़ा है इसी समिट में बेलारूस। तो ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। अब समिट का क्या टाइटल है नहीं याद रखना है, की आउटकम्स आपको ध्यान रखना है। ये आप देखिए, प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन इन काउंटरिंग टेररिज्म सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म फॉर 2025-27 इसको लॉन्च किया गया। उसके बाद एससीओ एंटी ड्रग स्ट्रेटजी फॉर 2024-29 इसको लॉन्च किया गया। और बेलारूस जो है 10वां मेंबर एससीओ का बन गया, ये ध्यान रखना है। अब बेलारूस एससीओ में शामिल हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, कुछ कंसर्न्स क्या है, तो उतने बारीक डिटेल में हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें इंडिया के इंटरेस्ट के लेवल पर दिमाग लगाना है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप जान सकते हैं कि जो बेलारूस है वो पहला एक्सक्लूसिवली यूरोपियन कंट्री टू ज्वाइन एससीओ। इससे ये इंडिकेट होता है कि एससीओ जो कि चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको सिर्फ एशिया में लिमिट नहीं करना चाहता है, उसको और एक्सपेंड करना चाहता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। और बेलारूस, अगर इनडायरेक्टली मैं आपको बता दूं, तो ये आपका प्रो रशियन रिजीम है। मतलब आप समझिए कि रशिया के अलाई कह सकते हैं, ठीक है। चाइना का भी आप अलाई कर सकते हैं, तो ये भी है एक बात, इसीलिए तो इसको इंक्लूड किया गया। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर, बात करते हैं एससीओ का बेसिक। ये तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन एक बार बेसिक डिस्कस कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। और जब ये बना था 2001 में, तो उसमें मात्र 6 देश थे, रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक यानी किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को हटाकर बाकी जो भी स्थान है वो सब शामिल है। उसके बाद आप देखिए 10 मेंबर अब हो गए हैं, रिसेंट में बेलारूस ऐड हुआ है। आपको ध्यान रखना है सारे मेंबर्स के नाम। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो एक तो काउंसिल ऑफ हेड होता है, जो कि आपका एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जहाँ पर देश के लीडर जाके मीटिंग करते हैं, बैठते हैं। उसके बाद काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेकेंड हाईएस्ट काउंसिल। उसके बाद देखिए 2 परमानेंट बॉडी है इसका। एक तो ये है कि सेक्रेटेरिएट, कहाँ पर है ये सेक्रेटेरिएट, बीजिंग, चाइना में। और आपका इसी का एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जो कि आपका ताशकेंत, उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। गोल्स क्या है, तो बॉर्डर इशू है या सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न है, उसको रिजॉल्व करना है। मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग करना है, ताकि टेररिस्ट से निपटा जा सके। और काउंटर टेररिज्म तो है ही है। साथ ही साथ बहुत सारे फील्ड, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन में कोऑपरेशन की बात की जाती है। अब आप देखिए, एक जो मुद्दा निकल कर आ रहा है कि जो एससीओ है, अब वो ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर को रीशेप कर रहा है। कैसे? क्योंकि आप समझिए कि एससीओ बहुत ही छोटा सा ग्रुप था, 6 मेंबर का ग्रुप। उसके बाद भारत और पाकिस्तान को शामिल किया गया। उसके बाद आप देखिए ईरान को भी शामिल किया गया। उसके बाद देखिए बेलारूस को भी शामिल किया गया। तो धीरे धीरे आपका एससीओ एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। सिर्फ सेंट्रल एशिया में नहीं सीमित रहा, अब ये यूरोप में भी चल गया। अपना जियोग्राफिकल रीच और जियोपॉलिटिकल रीच दोनों बढ़ा रहा है, जो यूएस को और वेस्टर्न कंट्रीज को खटकेगा जरूर, ठीक है। और ये लगभग 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ये भी देखिए आप, एससीओ जो है वो वेस्टर्न स्ट्रक्चर को चैलेंज कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे, अल्टरनेटिव मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर प्रमोट करके। जैसे तुर्की है, तुर्की अब इसका नाम हो गया है, जो कि एक नाटो मेंबर है, ये भी आपका एससीओ का डायलॉग पार्टनर है। तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर है उसको रिसीव करने में एससीओ रोल निभा रहा है। फिर आप देखिए जो सिक्योरिटी वॉइड है अफगानिस्तान में, जो सिक्योरिटी वैकम बना बिकॉज ऑफ द यूएस वेंट आउट फ्रॉम अफगानिस्तान, तो उसको फिलअप करने का काम एससीओ ने किया है। यहाँ पर देख सकते हैं अफगानिस्तान कॉन्टेक्ट ग्रुप, ये क्रिएट की गई थी एससीओ के द्वारा 2005 में। और वो आपका रीजनल कॉपरेशन अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। उसके बाद काउंटर टेररिज्म में भी ये आगे रोल निभा रहा है, इसका अपना RATS है, ठीक है, टेररिस्ट से निपटने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि जो एससीओ है वो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक डिजाइन है उसको भी आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि चाइना जो है वर्ल्ड ओवर पर अपना लीडरशिप का छाप छोड़ना चाहता है। साथ के साथ ग्लोबल साउथ का वो प्रमोटर है, एडवोकेट है, इस बात को भी दर्शाना चाहता है। तो इस एससीओ के माध्यम से ये भी शोकेज होता है। उसके बाद आप देखिए सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी कैटलिस्ट, बहुत सारे जो सेंट्रल एशिया में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जैसे कॉरिडोर डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, उसमें एससीओ का भी रोल देखने को मिल रहा है, ठीक है।
तो ये सब है। लेकिन अब बात करते हैं कि एसईओ का चैलेंजेस क्या है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक है एक्सपेंशन डिलेमा, कि अगर जैसे जैसे नए नए मेंबर जुड़ते जाएंगे, हो सकता है कि जो रीजनल फोकस है, क्योंकि इसका फोकस तो था भाई जो रीजनल कंट्रीज है उसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जैसे जैसे ये ग्लोबल की तरफ जाएगा तो रीजनल फोकस मिनिमाइज हो सकता है, और साथ के साथ जो एशिया का फोकस है वो भी मिनिमाइज हो सकता है, हमने देखा। और साथ के साथ ये और कुछ नहीं तो चाइना के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं एक्सपेंड करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप देखिए ना कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं इसमें जो प्रो चाइना या प्रो रशिया है। अन्य चैलेंज की बात करें तो एक तो है आपका अफगानिस्तान को लेकर। इसमें क्या है कि जो सदस्य हैं वो कलेक्टिवली अफगानिस्तान के मुद्दे पर कोई कंक्लूजन नहीं निकालते, बाकी क्या करते हैं तो बायलेटरली एक एक करके तालिबान के साथ रिश्ते बनाते हैं और अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। तो जो एससीओ का कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। और फिर आप देखिए चाइना का मल्टीलेटरल पावर प्ले देखने को मिल रहा है, ये और कुछ नहीं तो चाइना का जो मल्टीलेटरल फोरम है वही तो प्रमोट हो रहा है। उसके बाद देखिए एससीओ का खुद का आइडेंटिटी क्राइसिस है। कैसे? क्योंकि कुछ भी डिसीजन अगर एससीओ लेता है तो उसको अचीव करने के लिए गारंटी कौन देगा, है ना। कोई प्रोजेक्ट लेट से लॉन्च किया लेकिन नहीं लॉन्च हुआ तो कौन अकाउंटेबल होगा? कोई बात इसमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। जैसे आपका नाम है सिर्फ डायलॉग डिलिब्रेशन डिबेट के लिए जाना जाता है, बाकी कोई प्रॉपर एक्शन इसके अंतर्गत नहीं होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इंडिया और एससीओ की, तो भारत को एससीओ का मेंबरशिप प्राप्त हुआ 2000 मेरे ख्याल से 17 में यहाँ पर का दिया गया है 2017 इंडिया ज्वाइन एससीओ विद फुल मेंबरशिप। और अभी भारत उतना ज़्यादा इंटरेस्ट एससीओ में नहीं ले रहा है। क्यों? एक तो बात है कि भाई चाइना जो है वो अपना रंग दिखाने लगा है, खासकर इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ ही वो जाता है। कैसे? अभी आप देखिए लद्दाख में कहीं ना कहीं वो घेरा बनाकर बैठा हुआ है, ठीक है, वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। और साथ के साथ अभी क्या है कि डिस्पाइट आपका मतलब इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं देता है। इसलिए तो आप देखिए कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती बनाए हुए है, उसके साथ जो भी मतलब भारत का हित में कोई बात होगा तो उसके खिलाफ ही वो जाता है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि इंडिया क्या चाहता है, तो इंडिया तो एससीओ प्लेटफॉर्म को रिकन्फर्म करना चाहता है कि भाई साहब ये एससीओ जो है वो डेवलपमेंट पर ही फोकस करे, रेदर कि ये आपका एंटी वेस्टर्न एजेंडा हो, नहीं तो फिर भारत के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि भारत जो है वो तो आपका न्यूट्रल अप्रोच रखता है कि भाई साहब ना ही हम वेस्ट की तरफ है ना ही हम ईस्ट की तरफ है, हम तो न्यूट्रल है। मुझे हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट शोभा देगा हम उसकी तरफ रहेंगे, सीधी सी बात है। लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एंटी वेस्ट हो जाता है या फिर कुछ इसी प्रकार की एजेंडा डेवलप हो जाती है तो भारत को एक प्रकार से वेस्ट की तरफ से प्रेशर तो आएगा। ये चीज़ें, तो भारत का क्या बैलेंसिंग एक्ट है और भारत की क्या प्रायोरिटी है एज एससीओ मेंबर। तो पहली बात तो ये है कि आप देखिए जब इस प्रकार की पॉलिटिक्स होने लगी और चाइना का जो रंग है वो दिखने लगा तो कहीं ना कहीं भारत भी इसको सीरियसनेस उतना नहीं ले रहा है। कैसे? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 24th एससीओ समिट को नहीं अटेंड किए। और दूसरी बात यह है कि भारत में अगर पहला एससीओ समिट हुआ भी था तो वो वर्चुअली भारत ने होस्ट किया था। तो ये क्या दिखाता है? ये कहीं ना कहीं भारत के घटते इंटरेस्ट एससीओ के प्रति वो दिखा रहा है। उसके बाद देखिए भारत जो है ये कोशिश करता है कि भाई साहब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सब पर ज़्यादा फोकस हो इस ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। ताकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो भी तो इसमें शामिल है ना, तो अगर कनेक्टिविटी सब बूस्ट होती है तो हम सेंट्रल एशिया से जुड़ सकते हैं। उसके बाद टेररिज्म एक बड़ा प्रायोरिटी है एससीओ में भारत के लिए और बार बार टेररिज्म के मुद्दे भारत उठाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का भी रेफरेंस आपका इस अस्ताना डिक्लेरेशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, लाइक वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर स्टार्टअप फोरम और मिशन लाइफ। तो भारत ने जो एससीओ के लिए प्रायोरिटी बताई है वो प्राइम मिनिस्टर के जो विजन सिक्योर एससीओ है उससे झलकता है। सिक्योर एससीओ में क्या है? सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉपरेशन, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी,
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन में क्या है कि भाई साहब एससीओ को बैलेंस करना पड़ेगा। एक तरफ आप एक्सपेंड कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये ना हो कि भाई रीजनल फोकस ही छूट जाए। जो रीजनल कंट्री जो पहले जुड़े थे रीजनल डेवलपमेंट के लिए, टेररिस्ट फाइट के लिए, तो वो सब ना पीछे हट जाए। ठीक है, तो कोऑपरेटिव अप्रोच को प्रमोट करना पड़ेगा, डाइवर्स मेंबर इंटरेस्ट वो भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा, और जो चाइना का डोमिनेंस यहाँ देखने को मिलता है उसको भी मॉडरेट करना पड़ेगा। तो ये चीज है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया रशिया रिलेशन को लेकर। अब न्यूज में क्यों है भाई साहब? तो न्यूज में तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री रशिया की यात्रा पर गए जुलाई 2024 में, और टू अटेंड द 22nd इंडिया रशिया एनुअल समिट। ठीक है, और कुछ बातें हम डिटेल में जानेंगे। पहली बात तो ये है कि ये क्या दर्शाता है। अभी देखिए आपका जो आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत का स्टैंड दुनिया देखना चाहती है कि भारत क्या स्टैंड लेता है, क्या है। तो भारत का तो आपका भी पता है बैलेंसिंग स्टैंड रहता है। तो एक तरफ भारत का जहां पर भी नेशनल इंटरेस्ट सर्वोपरि होगा वहां पर भारत अपना आगे बढ़ेगा। तो आप देखिए जब रशिया की यात्रा पर गए तो कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न कंट्री उनको तो ये लगेगा ना कि ये जो है प्रो रशिया तो नहीं, और ऐसे में वेस्ट नाराज हो जाएगा, और कुछ नाराजगी दिखाई भी गई थी। लेकिन फिर भारत ने बैलेंसिंग एक्ट भी किया, कैसे? यूक्रेन जाके, आपने देखा होगा इसे। ठीक है, लेकिन एक बात तो श्योर है कि जो प्रधानमंत्री विजिट किए रशिया में, तो ये साफ साफ दर्शाता है कि भाई भारत जो है स्ट्रेटेजिक एबिलिटी है भारत के पास कि वो बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर सकता है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर विश्वास रखता है। तो क्या कुछ आउटकम हुए, जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप पर बात हुई कि भाई हम इसको एक्सपेंड करेंगे, और आप देखिए एक टारगेट रखा गया कि 2030 तक बायलेटरल ट्रेड हम $100 बिलियन करेंगे। उसके बाद बायलेटरल सेटलमेंट सिस्टम प्रमोट किया जाएगा नेशनल करेंसी का इस्तेमाल करके, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी में सेटलमेंट होगा ट्रेड का। उसके बाद देखिए प्रोग्राम ऑफ इंडिया रशिया कोऑपरेशन साइन किया गया, ताकि रशिया के फार ईस्ट में, यानी कि व्लादिवोस्तोक ऐसा कुछ करके नाम है रशिया के ईस्टर्न रीजन में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्रमोट हो। उसके बाद मिलिट्री कॉपरेशन पर भी बात हुई कि जो भी रशिया से डिफेंस प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करते हैं, अब क्या होना चाहिए कि जो स्पेयर पार्ट्स है, यानी कि जो डिफेंस प्रोडक्ट के स्पेयर पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इससे आपका जॉब ग्रोथ होगा, मेक इन इंडिया स्कीम प्रमोट होगी। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद यूक्रेन की बात करें तो आप देखिए पीसफुल रेजोल्यूशन की बात करी है कि जो आपका लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, पीसफुल रेजोल्यूशन हो, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से। ये भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के माध्यम से ही आपका रेजोल्यूशन हो कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए थोड़ा सा इंडिया रशिया रिलेशंस के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को ट्रेस करें तो 1947 में इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित हुई। उस समय रशिया नहीं था, उस समय रशिया की जगह यूएसएसआर था। ठीक है, और यूएसएसआर में रशिया तो था ही, उसके साथ अदर सेंट्रल एशियन कंट्री भी थे और अदर कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल थे। ठीक है, उसके बाद आप देखिए 1962 में सोवियत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, और ये निर्णय किया जाता है कि जो MiG-21 फाइटर है वो इंडिया में ही प्रोड्यूस होगा वाया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं रशिया का जो ट्रस्ट है इंडिया के प्रति, या इंडिया का ट्रस्ट है रशिया के प्रति, वो शुरुआत से ही रहा है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चल रहा था तो पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया था कि भाई साहब आप यहाँ पर आइए और भारत को डराइए, लेकिन फिर वहाँ पर रशिया उतर आया भारत का साथ देने के लिए, जहाँ पर रशिया ने बोला कि अगर आप उतरेंगे तो फिर हम भी मैदान में आने के लिए तैयार है, फिर आप परिणाम देख लीजिएगा। तो आप समझिए ये बातें हैं। उसके बाद 1988 में आप देखिए कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन टू कंट्री। तो एनर्जी सिक्योरिटी में भी कहीं ना कहीं रशिया ने साथ दिया है। उसके बाद आप देखिए 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन साइन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे ही माइल डेवलपमेंट हुए। फिर 2021 में आप देखिए पहला इंडिया रशिया 2+2 डायलॉग, यानी कि डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर ऑफ वन नेशन एंड द अदर नेशन हुआ है। ये भी आपका लेटेस्ट डेवलपमेंट है। और सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट 2024 जहां पर प्रधानमंत्री रशिया विजिट किए, जो भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाता है इन द फॉरेन रिलेशन। इस बात को ध्यान रखना है।
अब बात करते हैं कंटेम्प्रोरी सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया रशिया का रिलेशन, तो दोनों कंट्रीज पर बात करेंगे, फिर हम इंडिविजुअलिस्टिक पर बात करेंगे। तो एक तो स्ट्रेटेजिक बेनिफिट है, यानी कि रसिया हो या इंडिया हो, दोनों कहीं ना कहीं चाइना के राइज को लेकर चिंतित है, ठीक है, कि कहीं चाइना रीजनली डोमिनेट ना कर जाए। उसके बाद दोनों देश का शेयर्ड विजन है वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर, यानी कि मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है, ऐसा नहीं कि यूनिपोलर एक देश पूरे विश्व को गवर्न ना करे, बल्कि मल्टीपल देश हो जो मिलकर गवर्न करे, ठीक है। उसके बाद मिलिट्री कोऑपरेशन दोनों देश के बीच काफी अच्छा है। आप देखिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो इंडिया और रशिया के कोलैबोरेशन से ही बना है ना, रशिया ने टेक्नोलॉजी दिया, भारत में मैन्युफैक्चर हुआ। उसके प्रकार से AK-203 असॉल्ट राइफल रशिया से भारत खरीदता है। उसके बाद आप देखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रोटेक्ट किया जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेररिज्म को कम्बेट करने के लिए भी दोनों देश काफ़ी आगे रहते हैं, और दोनों देश ये चाह रहे हैं कि जितना जल्द से जल्द कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इन UN फ्रेमवर्क वो एक्सेप्ट हो जाए तो बढ़िया बात होगी। और मल्टीलेटरल पर तो फोकस होता ही है कि भाई मल्टीलेटरल फोरम्स में दोनों देश इंगेज करना चाहते हैं, लाइक यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, NSG, SCO। और आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन में कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है, अगर इंडिया के खिलाफ है तो रशिया उसे वीटो कर देता है, अगर रशिया के खिलाफ है तो इंडिया उसे वीटो कर देता है। तो ये भी कॉपरेशन आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस फॉर रशिया, रशिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो एक तो आपका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, यानी कि रशिया इस बात को जरूर ध्यान देता होगा कि भाई एकमात्र इंडिया ही तो है जो वेस्ट का भी दोस्त है और हमारा भी दोस्त है, और भविष्य में अगर हमें कुछ सेटलमेंट करना पड़े वेस्ट के साथ, ठीक है, तो फिर इंडिया एक मेजर रोल निभा सकता है डायलॉग डिप्लोमेसी के रास्ते पर, बातें बन सकती है, ठीक है। जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर को ले लीजिए आप। और उसके बाद आप देखिए इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है रशिया का, मतलब इंडिया के लिए। तो आप देखिए एक तो भारत का काफ़ी बड़ा मार्केट साइज है, तो चाहे डिफेंस और क्रूड हो, रशिया काफ़ी ज़्यादा अर्न कर रहा है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का जो मेंबरशिप है नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आप ब्रिक्स, SCO, तो ये कहीं ना कहीं इन मल्टीलेटरल एजेंसी या ग्रुपिंग्स की क्रेडिबिलिटी को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है। तो पहली बात तो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि रशिया जो है कभी भी भारत के इंटरेस्ट को हर्ट नहीं किया है। अगर हम हिस्ट्री को ट्रेस भी कर ले तो कभी कभी US ने तो भले ही हर्ट किया है, लेकिन रशिया ने तो नहीं हर्ट किया है। तो ये बातें हैं। उसके बाद आप देखिए मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स में भारत का समर्थन करता है, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म में भारत का समर्थन करता है। उसके बाद डिफेंस में आप देखिए जो रशिया है वो इंडिया का टॉप मिलिट्री सप्लायर है। उसके बाद आप देखिए जो आपका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है और जो तुशिल फ्रिगेट है, ये भारत को कौन सप्लाई करता है, रशिया ही सप्लाई करता है। और कनेक्टिविटी को लेकर भी कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी मदद मिलती है। जैसे आप देखिए ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर रशिया बिल्टअप करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत भी फायदा उठा सकेगा, सेंट्रल एशिया यूरोप तक कनेक्टिविटी भारत की पहुंच सकेगी, ये बात भी है। और सेंट्रल एशिया में तो काफ़ी अच्छे रिसोर्स भी हैं और रिलेशन भी अच्छा है, तो एनर्जी सिक्योरिटी इन सब के लिए भारत और मजबूत हो सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो भारत का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो टॉप मेडिसिन सप्लायर रशिया में। एनर्जी में आप देखिए इंडिया का टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर कौन बन गया है, रशिया, और सस्ते दाम पर भी क्रूड ऑयल भारत खरीद रहा है। फिर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन आप देख लीजिए, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया की मदद से बनाया गया। गगनयान मिशन, इसमें जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है, रशिया भी इसमें बेसिकली ट्रेनिंग देने में मदद कर रहा है। ये सब कुछ बातें हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या है इंडो रशिया रिलेशनशिप में। एक तो ये है कि इंडियाज रशिया पॉलिसी, उसमें क्या चैलेंजेस है। तो सबसे पहली बात तो जब प्रधानमंत्री रशिया विजिट किए तो वेस्ट से क्रिटिसिज्म आएगा, यूक्रेन और USA दोनों ने क्रिटिसाइज किया। उसके बाद डिफेंस चैलेंजेस भी है। डिफेंस चैलेंज ये है कि अभी जो आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कारण दोनों देश के बीच में डिफेंस जो कोलैबोरेशन डीप होनी चाहिए थी वो नहीं देखने को मिलती है। जैसे
जो एक्सरसाइजेज होते हैं दोनों देश के बीच में, इन दोनों एक्सरसाइजेज वो पोस्टपोन किया गया है 2022 से ही, और अभी तक कोई बड़ी मिलिट्री डील नहीं हुई है दोनों देश के बीच, ये बात भी है। उसके बाद जियो पॉलिटिकल चैलेंज देखिए, जियो पॉलिटिकल चैलेंज ये है कि एक तरफ आ, भारत यूएस के तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो अगर भारत यूएस की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है तो रशिया हो सकता है नाराज हो, रशिया जो है हो सकता है आपका चाइना की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाए, ठीक है। और फिर आप देख सकते हैं रशिया चाइना टाइज काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो रहा है, और आप देखिए दोनों देश के बीच जो बायलेटरल ट्रेड है वो $240 बिलियन का है, और कहा भी जाता है कि अगर ट्रेड जितना ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो आप समझिए कि रिश्ते की डिपेंडेंसी उतनी ही ज़्यादा है, ये भी सोचने वाली बात है। फिर आप देखिए पाकिस्तान वाला इशू, अभी धीरे धीरे रशिया पाकिस्तान के साथ भी एक प्रकार से बायलेटरल रिलेशन डिपेंड करने का कोशिश कर रहा है, और रशिया पाकिस्तान को भी ऑयल सप्लाई करता है, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक चैलेंजेस भी है, अभी जो इंडिया और रशिया के बीच ट्रेड है वो रशिया के फेवर में है, हम जो है ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं रशिया से एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो ये भी एक चैलेंज है। उसके बाद कनेक्टिविटी चैलेंज है, कनेक्टिविटी चैलेंज ये है कि एक तरफ आप देखिए रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, अंडर इन्वेस्टेड है, तो भारत वहाँ पर इन्वेस्ट करता है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा उतना, ठीक है। और ये भी है, और एक बात ये भी निकल कर आती है कि वे फॉरवर्ड नहीं, ये जो आपका फॉरेन मार्केट्स वहाँ पर, यानी कि जो रशिया के फार ईस्ट में है इस साइड, वहाँ पर फॉरेन मार्केट्स की भी कमी है, तो ट्रेड तो वैसे भी नहीं हो पाता है, तो साथ के साथ आपका वेरियस सैंक्शन भी रशिया पर लगा हुआ है, ये भी ध्यान देने वाली बात। तो आगे क्या किया जाए, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाया जाए, जो ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई किया जाए, सिर्फ ऑयल और डिफेंस प्रोडक्ट नहीं बल्कि अन्य जैसे केमिकल इंडस्ट्री, स्पेस, इन सब डायमेंशन पर भी बढ़ाया जाए, प्राइवेट बिजनेस सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए ताकि दोनों देश के बीच कोलैबोरेशन बढ़ सके। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी लंबे समय से इंतजार में है, तो नेगोशिएशन को फास्ट ट्रैक करके एफटीए किया जाए। उसके बाद रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, डिफेंस डायलॉग को बढ़ाया जाए, और ये भी कोशिश की जाए कि भारत में जो डिफेंस प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, ताकि दोनों देश को बेनिफिट मिले, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक रिलेटेड न्यूज़ है ये कि अभी हाल फिलहाल में ही रशियन प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया और वियतनाम की यात्रा पर गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कुछ बातें ध्यान रखना है कि ये जो विजिट किया गया रशियन प्रेसिडेंट के द्वारा, इसके क्या पोटेंशियल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं। एक तो ये कि नॉर्थ ईस्ट एशिया, जो आपका वियतनाम या फिर नॉर्थ कंबोडिया, ये सब जो देश है ये सब आप नॉर्थ ईस्ट एशिया में डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस रीजन की रियलिटी में कुछ बदलाव आ रहा है, कैसे कि एक तरफ आपका यूएस, साउथ कोरिया, जापान गुट हमें देखने को मिल रहा है जो एक विचारधारा के आ रहे हैं, और दूसरी तरफ रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना का एक गुट बन रहा है जो उसकी अपनी विचारधारा के अधीन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए एशिया पैसिफिक सिक्योरिटी डायनेमिक्स में भी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए जो विजिट हुआ उसके बाद साउथ कोरिया और जापान, जो कि नॉन न्यूक्लियर पावर देश हैं, ये अपना डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन यूएस के साथ बढ़ा सकते हैं, जो बाद में हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना को अच्छा ना लगे तो वो भी अपना जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है इन देशों के साथ बढ़ा सकता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए थ्रेट टू ग्लोबल सिक्योरिटी, ये भी हो सकता है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, और हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करवा रहे हैं ताकि जो भी मुद्दे हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए वो कवर हो जाएं और ज़्यादा टाइम भी ना लगे, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट ट्रैक करवाने का कोशिश कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन इंडिया यूके रिलेशन। आर्टिकल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको यूके के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। मैप में देख लीजिए कहाँ पर लोकेटेड है, और कुछ यहाँ के फिजिकल फीचर देख लीजिए, और जो सेपरेशन हुआ यूके से ब्रिटेन का वो कब हुआ और क्या प्रोसीजर था, थोड़ा आप सबको आपको ओवरव्यू जानना चाहिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। कंटेक्स्ट यही है कि द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द यूके ये इंडिया विजिट किए थे, उसके बाद ये टॉपिक आपका इंडिया यूके रिलेशनशिप का आ गया। अब क्या कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। पहली बात तो ये कि यूके इंडिया टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये लॉन्च किया गया है,
ताकि क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन बढ़ाया जा सके। अब यहाँ पर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे आपका एआई हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, ये सब आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इंडिया यूके रिलेशन के बीच समझने का कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है आपको कि 2021 में दोनों देश के बीच जो रिलेशनशिप है वो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिब्रेट हुआ। उसके बाद डिफेंस कॉपरेशंस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जैसे डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया गया 2015 में। मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे अजय वॉरियर, कॉन्कन एक्सरसाइज, ये सब है। हेल्थ से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कॉपरेशन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडियन डायस्पोरा की, तो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, और ये ब्रिटिश की इकोनॉमी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देख सकते हैं कि 6% ऑफ ब्रिटेन जीडीपी में इंडियन डायस्पोरा ही कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बायलेटरल ट्रेड की बात करें तो ऑन एवरेज ये इंक्रीज ही होता आया है। 2022-23 का अगर हम फाइनेंशियल ईयर देखें तो आप देखिए लगभग 36.3 बिलियन पाउंड्स जो बायलेटरल ट्रेड रहा है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की बात करें तो यूके जो है 6th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में, तो काफ़ी अच्छी बात है। और उसके बाद देखिए, जो यूके में एफडीआई आता है, पहले नंबर पर तो यूएसए है, दूसरे नंबर पर जो एफडीआई सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके में वो है आपका इंडिया। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया यूके रिलेशनशिप का। पहली बात तो मल्टीलेटरल टाइज, ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं। कैसे? जो इंडिया यूके रिलेशनशिप है वो आपका कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर एलिब्रेट हो गया है, तो और ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव तरीके से जो रिलेशनशिप है वो बिल्टअप किए जाएंगे। इकोनॉमिक कॉपरेशन होगा, सिक्योरिटी कॉपरेशन होगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन होगा, तो यही बात है। उसके बाद आप देखिए, यूके जो है इंडिया की परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट करता है, यानी कि यूएनएससी रिफॉर्म की बात करता है। उसके बाद इंडिया यूके ये नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का काम कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। उसके बाद आप देखिए, इंडियन ओशियन रीजन पर भी फोकस है इन दोनों देशों का। जैसे आप क्वाड कंट्रीज में आप देख लीजिए कौन कौन है क्वाड देशों में। एक है आपका जापान, एक आपका यूएस, एक है आपका इंडिया, और एक है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये जो क्वाड है ये बेसिकली जो आपका किस पर फोकस कर रहे हैं, पैसिफिक पर। और जो ब्रिटेन है वो इंडियन ओशन रीजन पर भी फोकस कर रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एटलीस्ट 7 परमानेंट बेसिस हैं यूके के। उसके बाद अगर इंडिया यूके डिफेंस सिनर्जी की बात करें तो 2+2 मैकेनिज्म जो है इन दोनों देश के बीच में भी है। उसके बाद थोड़ा टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप ये साइन किया है दोनों देश के बीच में, ताकि इंडियन नेवल वेसल्स को इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम प्रोवाइड किया जाए। उसके बाद जो आपका इंडिया यूके के बीच इकोनॉमिक एसिमेट्री है वो भी एक अपॉर्चुनिटी देती है। क्या है इकोनॉमिक एसिमेट्री? पहली बात तो इंडिया लार्जर इकोनॉमी है एज कंपेयर टू यूके, तो भारत एक अच्छा मार्केट हो सकता है यूके के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर देखें तो यूके में पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में। जैसे आप देखिए यूके में 50,000 पर कैपिटा इनकम है और इंडिया में $3,000 पर कैपिटा इनकम है। ठीक है, तो भारत सीख सकता है कि कैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ाया जा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखिए, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये आपका नेगोशिएशन में चल रहा है, जल्द ही इसको लागू किया जा सकता है। और एक एस्टिमेशन के आधार पर जो एफटीए है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचा सकता है बाय 2030। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, जो इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इस पर नेगोशिएशन चल रहा है, तो थोड़ा डिटेल में हम समझ लेते हैं। 2022 से बात शुरू हुई थी और कोशिश की जा रही है कि लगभग 90% ऑफ द एग्जिस्टिंग टैरिफ उसको रीअलाइन किया जाए। ठीक है, यानी कि जो टैरिफ है उसको कम किया जाए। तो क्या बेनिफिट होगा? टैरिफ्स कम होंगे, इंपोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशंस लगेगा, डबल टैक्सेशन अवॉइड होगा और फाइनेंसिंग भी मिल सकेगी। डबल टैक्सेशन का क्या मतलब होता है?
इसको आप समझिए कि एक देश जो है, अगर एक कंपनी जो कि फॉरेन कंपनी है उस पर टैक्स लगाई जाती है, सिंपल से आप समझिए, क्योंकि एक थोड़ा सा अच्छे से समझा। जैसे आप देखिए, एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, वो यूके गई और यूके में अपना ब्रांच खोला। अब क्या होगा, क्या यूके इस इंडियन कंपनी से टैक्स लेगा? तो अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो नहीं लेगा, क्योंकि ये जो भी इनकम टैक्स आएंगे, जो भी बेनिफिट होगा, वो इंडिया को ट्रांसफर हो जाएगा। उसी प्रकार से यूके की कंपनी इंडिया में है, ठीक है, तो अगर डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट है तो फिर इंडिया भी उससे टैक्स नहीं लेगा। वो जो पैसा है वो यूके के खाते में जाएगा। यही होता है आपका डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है। लेकिन क्या कुछ मेजर कंसर्न है अगर एफटीए लागू होता है? तो एक तो है कि आपका लिबरल रूल्स ऑफ ओरिजिन की मांग की जा रही है, यानी कि इससे खतरा ये हो सकता है कि भाई साहब आप समझिए कि कोई गुड्स है, लेट से हमने एफटीए यूके के साथ कर लिया, अब यूके उस प्रोडक्ट को ओरिजिनली मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरा देश उसके मैन्युफैक्चर कर रहा है, बस यूके में असेंबल हो रहा है, और उसको बेचने के लिए क्या करेगा, यूके में लेबलिंग कर देगा मेड इन यूके या असेंबल्ड इन यूके। तो ऐसे में तो क्या होगा कि भाई इंडिया का नुकसान हो जाएगा और जो दूसरा देश है उसका फायदा हो जाएगा, है ना। तो ये दिक्कत है। उसके बाद इंडिया का जो नया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी है, इसमें ये बात कही गई है कि अगर कोई इंटरनेशनल, मतलब अगर कोई डिस्प्यूट आती है, इकोनॉमिक डिस्प्यूट आती है, ठीक है, तो लोकल रेमेडीज को पहले आगे किया जाए, सॉल्यूशंस आगे किया जाए, देन वी गो फॉर द इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं यूके मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद यूके ये भी चाह रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी कम किए जाएं। ये कुछ उदाहरण है। तो ये तो एफटीए की बात है। और अगर हम बात करें कि वैसे क्या चैलेंजेज है इंडिया यूके रिलेशनशिप में, तो एक तो आपका कॉलोनियल हैंगओवर है कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को कम। और सी राजा मोहन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इश्यू पर आर्टिकल लिखते हैं, इनका कहना भी है कि ये जो विचारधारा है कहीं ना कहीं दोनों देशों के फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने में बाधा देता है। उसके बाद आप देखिए कि रिलेशनशिप भले ही अच्छे हों, लेकिन वहाँ पर अगर कुछ इंडिया के खिलाफ कुछ चीज़ें देखने को मिलती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। आप देखिए अभी जो प्रोटेस्ट वहाँ पर हुआ था, वहाँ पर इंडियन फ्लैग का अपमान किया गया था, तो कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद यूके का हाइफेनेटिंग इंडिया पाकिस्तान। आप ऐसा समझिए कि एक तरफ आप इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान का पीछे से हाथ आप पकड़े हुए सपोर्ट में, तो ये तो नहीं चलेगा। और इस बात को आप इससे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कश्मीर का मुद्दा यूके उठाता रहा है यूएन में, ठीक है, जबकि भारत बोलता है ये हमारे आपस की बातें हम खुद सुलझाएंगे, कोई भी तीसरा देश या एसोसिएशन इंटरफेयर ना करे, ठीक है। और फिर क्या है कि एक चौथा चैलेंज है, एफटीए पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं है कि कब ये नेगोशिएशन कंप्लीट होगा। तो वे फॉरवर्ड क्या है कि जल्द से जल्द आपका इंडिया यूके एफटीए फाइनलाइज हो और एक टारगेट सेट किया जाए कि इतने वर्ष में एफटीए लागू हो जाएगा। पीपल टू पीपल कांटेक्ट प्रमोट करिए, जैसे जनरेशन यूके इंडिया इनिशिएटिव, इंडिया यूके यंग प्रोफेशन स्कीम, इन सबको कहीं ना कहीं और ज़्यादा रिवैम्प करने की ज़रूरत है। उसके बाद कोलैबोरेशन प्रायोरिटाइज करिए काउंटर टेररिज्म में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है। जैसे आपका रेड सी है, स्वेज कैनाल है, इन सब रीजन में काफ़ी ज़्यादा इशू चल रहा है, तो यहाँ पर कोलैबोरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी सुनिश्चित रहेगी दोनों देश की। तो ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशन रिलेशन। इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशन रिलेशन। अब कंटेक्स्ट क्या है, तो इंडिया ने डिजास्टर हिट पैसिफिक आइलैंड नेशन, वहां पर एक डिजास्टर आई थी खासकर पपुआ न्यू गिनिया में, तो वहां पर भारत ने मॉनेटरी एड ऑफर किया, जो दर्शाता है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है फॉर द इंडो पैसिफिक आइलैंड नेशन
वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। ठीक है, तो ये कंटेक्स्ट थोड़ा सा आप यूज कर सकते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ध्यान ये देना है कि थोड़ा पैसिफिक आइलैंड नेशन पर ध्यान दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड कंट्रीज आ जाएंगे, जिसको हम 3 ग्रुप में बांटते हैं, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। और यहीं पर अब कुछ आइलैंड के नाम ध्यान रखने हैं, जैसे टोंगा आइलैंड, कुक आइलैंड, हवाई आइलैंड, ठीक है, मार्शल आइलैंड, सब इधर ही है, फिजी, वानाटू आइलैंड, न्यू कैलिडोनिया, ये सब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया इधर है, और ऑस्ट्रेलिया के सब ईस्ट में ही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये। अब बात करते हैं कि भाई ये जो पैसिफिक आइलैंड है, ये सब आइलैंड आप देख रहे हैं, तो भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस रखता है? भाई सिग्निफिकेंस ही है, क्योंकि ये आपका इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट पर लाई करता है। और आप इधर देखिए ऊपर कौन है बैठा हुआ, चाइना। ठीक है, ये है। तो अगर दोस्ती इन सब के साथ अच्छी रहेगी तो आप समझिए कि भारत अगर कभी चाइना के अगेंस्ट जाता भी है तो इनका समर्थन तो कम से कम मिलेगा, है ना। एक तो आपका जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर। ठीक है, क्योंकि भारत और एलाइड कंट्री फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहते हैं। अगर चाइना या अन्य देश अड़चन डालेंगे तो फिर दिक्कत होगी, और अगर इन देशों का साथ है, आइलैंड कंट्री का साथ है, तो फिर आवाज बुलंद हो सकती है। उसके बाद है इंडिया का जो ग्लोबल साउथ का क्रेडिबिलिटी है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज को भी हम मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी तो बढ़ेगी। अब ग्लोबल साउथ का मतलब क्या होता है? देखिए, एक है आपका नॉर्थ, एक है आपका साउथ, अगर आप ऐसे बांटिएगा। अब नॉर्थ में देखिएगा तो जो भी कंट्रीज है प्रोस्पेरस ही है, चाहे यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्री जो भी है। ठीक है, लेकिन साउथ में सब गरीब देश हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ आइलैंड्स भी आ जाते हैं, है ना। तो अब भारत इन सब के इंटरेस्ट को साथ में लेकर चलता है कि भाई साहब सिर्फ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन सबको भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये भी बात है। उसके बाद इंडिया की जो इकोनॉमिक लेवरेज है वो भी मजबूत होगी। कैसे? मैरीटाइम ट्रेड और ज़्यादा सिक्योर होगा। और आप देख सकते हैं जो ये सब आइलैंड ग्रुप्स हैं और इंडिया के बीच ट्रेड है आपका लगभग $571.66 मिलियन है, जो कि और आगे बढ़ सकता है अगर कॉपरेशन मजबूत होगा तो। साथ के साथ इन देशों में या फिर इनका जो मेरीटाइम रिसोर्सेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो भारत उसका लाभ उठा सकता है अगर रिलेशन अच्छे हो। ब्लू इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे यूएन है, तो भारत का समर्थन ये देश कर सकते हैं परमानेंट सीट को लेकर, तो ये भी बात है। उसके बाद इंडिया का जो इंटरनेशनल कमिटमेंट है टू क्लाइमेट चेंज, इसमें ये सब देश भी पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत ने प्रमोट किया था, इसमें बहुत सारे ये आइलैंड कंट्रीज भी जुड़े हैं। साथ के साथ CDRI यानी कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ के साथ काफ़ी अच्छा खासा इंडियन डायस्पोरा का प्रेजेंस भी है, हिस्टोरिकल कनेक्शन भी है। आप देख सकते हैं 1/3 ऑफ द फिजी पॉपुलेशन वो इंडियन ऑरिजिन के ही है। उसके बाद आप देखिए इंडिया का एंगेजमेंट पैसिफिक आइलैंड नेशन के साथ क्या रहा है, कितना रहा है, उसके बारे में जानते हैं। तो एक तो इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव 2019 में लॉन्च किया गया था, और ये नॉन ट्रीटी बेस्ड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो पैसिफिक ओशियन रीजन को सिक्योर रखना चाहता है। उसके बाद ग्रांट इन एड और लाइन ऑफ क्रेडिट दिए जाते हैं भारत की तरफ से। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ भी दिया जाता है, जैसे कोविड-19 के दौरान वैक्सीन का सप्लाई किया गया इन देशों को भी। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस को सुविधा पूर्वक बनाया जाए, इसके लिए भी भारत मदद करता है। जैसे पपुआ न्यू गिनिया में इलेक्शन होने वाले थे, तो जो इंक है जो आप देखते हैं कि ये इलेक्शन वोटिंग के बाद लगाए जाते हैं, वो इन्होंने प्रोवाइड किया। उसके बाद इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, इसको आप देखिए, इस फंड के माध्यम से लीस्ट डेवलप कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज को असिस्टेंट भारत प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत लॉन्च करता है। ठीक है, जैसे सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल फिजी में। लेकिन क्या कुछ चैलेंजेज है कॉपरेशन में? एक तो जियो पॉलिटिकल कंपटीशन, सिर्फ हम ही नहीं बैठे हैं, चाइना भी अपना प्रेजेंस काफ़ी मजबूती से बना रहा है, इसके पास तो पैसे भी है, रिसोर्सेज भी है, पावर भी है। ठीक है, तो आप देखिए अभी हाल ही में 2022 में चाइना ने सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन किया सोलोमन आइलैंड के साथ। उसके बाद एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है, जितना चाइना पैसा फेंक सकता है उतना भारत तो नहीं फेंकेगा, अपनी लिमिटेशन है। उसके बाद जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है इन देशों के बीच,
ऑस्ट्रेलिया के बाद ये सब देश आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई डायरेक्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट करना एक दूर की बात हो जाती है, सोचने वाली बात हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए जो बड़े बड़े पॉलिसी डिस्कशन होते हैं वेरियस मल्टीलेटरल इंगेजमेंट में, तो इन सब देशों को इग्नोर कर दिया जाता है। जैसे आप देखिए जो क्वाड है, ऑकस है, तो इन सबको शामिल ही नहीं किया जाता है, जबकि ये सब देश भी इंडो पैसिफिक रीजन में ही लाई करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बढ़ाया जाए, क्लाइमेट रेजिलियंस प्रोजेक्ट में और ज़्यादा कोलैबोरेशन हो, मैरीटाइम कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और ज़्यादा मजबूत हो, कल्चरल डिप्लोमेसी भी प्रमोट किया जाए और डिमांड ड्रिवन कॉपरेशन मॉडल हो, जैसे आईटी, साइबर सिक्योरिटी, डिसलिमिटेशन, डिजिटल पब्लिक गुड्स, इन सब पर कॉपरेशन होना चाहिए, जो दोनों देशों की मांग भी है, डिमांड भी है, नीड भी है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, वेस्टर्न इंडियन ओशियन, इसके बारे में। अब इसके सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे। ठीक है, अब ज़्यादा आर्टिकल नहीं है, आपका ख़त्म हो जाएगा, देख सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं है। तो ये जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है, सबसे पहले तो आप इसका लोकेशन देखिए कहाँ पर ये है। नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो हमारा इंडियन ओशियन है इसका वेस्टर्न पार्ट। तो आप वेस्ट में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखते होंगे और ईस्ट में इंडिया का मैप है। तो आप समझिए कि जो आपका वेस्टर्न शोर है इंडिया का, इंडियन कोस्ट लाइन का, वहाँ से लेकर जो आपका अफ्रीका का ईस्टर्न शोर है, उसके बीच जो भी कंट्री आ रहे हैं, लिटोरल स्टेट्स, लिटोरल नेशन, वो सब आपके ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में आ जाते हैं। ठीक है, ये बात समझना है। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट क्या है। तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन ये काफी महत्वपूर्ण बनता जा रहा है फॉर यूएस इंडिया इंडो पैसिफिक कॉपरेशन के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर ये बनता है मेंस के लिए, तो पूछा जाएगा कि भाई वेस्टर्न इंडियन ओशियन का क्या सिग्निफिकेंस है। तो भाई सिग्निफिकेंस ही सिग्निफिकेंस है, चाहे ट्रेड की बात करें या फिर इंडो पैसिफिक कॉपरेशन की बात करें। अब ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में कैसे, तो आपको पता है कि इस रीजन में बहुत सारे शिप्स बेसिकली क्रॉस करते हैं। ठीक है, चाहे आपका आप समझिए कि चाइना की तरफ हो, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हो, क्रॉस करते हैं या फिर इधर को आते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रेड रूट है लाइक केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल। और एक डाटा आपको ध्यान रखना है कि मोजाम्बिक चैनल लगभग 30% ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड ये कैरी करता है। फिर इंडो पैसिफिक कॉपरेशन में एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन। उसके बाद यहाँ पर एसेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे वाइल्ड रिसोर्सेज और गैस रिजर्वेयर, फिशरीज। उसके बाद आप देखिए कि ये जो ओशन एसेट्स हैं, अगर इकोनॉमिक वैल्यूएशन निकाला जाए यहाँ पर, तो लगभग आपका $20.8 बिलियन एनुअल लेवल पर जो है रिसोर्सेस निकलती हैं यहाँ से। और इसीलिए अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें वेस्टर्न इंडियन ओशियन का इंडिया के लिए, तो पहली बात तो ये जो आपका लोकेशन है ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे देशों के शिप्स आते जाते रहते हैं और ये काफ़ी बिजी सी रूट है, ट्रेड रूट है, और इसीलिए कॉपरेशंस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है वाया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर चाइनीज के इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जा सकता है, और इसके लिए भारत मिलिट्री बेस मदागास्कर में इस्टेब्लिश कर रहा है, मॉरिशस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि मिलिट्री बेस अगलेगा आइलैंड में इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये अगलेगा आइलैंड याद रखना है, मॉरिशस में है। भारत यहाँ पर अपना मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करना चाहता है ताकि चाइना यहाँ पर अपना जो प्रेजेंस बना रहा है उसको काउंटर किया जा सके। उसके बाद ब्लू इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है स्वेज कनाल को लेकर। ठीक है, और स्वेज कनाल आपको ही पता है कहाँ पर है, तो जो पर्शियन गल्फ वाला रीजन है, मतलब पर्शियन गल्फ वाला नहीं, जो आपका रेड सी है, रेड सी से स्वेज कनाल, उसके बाद मेडिटेरियन सी की तरफ जाता है, तो यूरोप से भी कनेक्टिविटी होता है आपका ये, इसलिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए 90% ऑफ द एनर्जी ट्रेड ये आपका जो भी इंडियन ओशियन में होता है वो स्वेज कनाल के थ्रू ही होता है। और भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है लिटोरल स्टेट्स को, ये भी बात है।
लेकिन चैलेंजेस क्या है इस रीजन के? तो एक तो मैरीटाइम थ्रेट्स बढ़ता जा रहा है, जैसे पायरेसी, स्मगलिंग, ये सब है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट जो है इन देशों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जैसे सी लेवल राइज, ओशियन एसिडिफिकेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट। आप देखते हैं समय समय पर साइक्लोन आ जाने लगता है ना। उसके बाद चाइनीज डेप्ट ट्रैप, ये क्या होता है कि चाइनीज यहाँ पर अपना प्रेजेंस बना रहा है, इन देशों को, गरीब देशों को लोन दे रहा है, और बाद में ये जो लोन नहीं चुका पाते तो उसके बदले बोल देता है कि भाई आप हमें कुछ रीजन दे दो, है ना, या फिर हमें मिलिट्री बेस बनाने का इजाज़त दे दो, ऐसे किया जाता है। उसके बाद मिलिटराइजेशन भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी बहुत सारे एक्सटर्नल पावर्स यहाँ पर अपना प्रेजेंस बना रहे हैं। तो यहाँ की रीजनल स्टेबिलिटी गड़बड़ हो सकती है। मान के चलिए कि लेट से कभी लड़ाई हो गया, तो भाई अरेबियन सी में या फिर ये वेस्टर्न इंडियन ओशियन में लड़ाई होता है, तो आप समझिए कि भारत के लिए भी खतरा हो जाएगा, है ना, टेंशन बढ़ेंगी। और एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए यूएस ने अपना मिलिट्री बेस बना रखा है, जबकि यूएस कहाँ पर है, जाके इंडियन ओशन से काफ़ी दूर है। फिर भी चाइना देखिए वो कहाँ पर है, पैसिफिक कंट्री है, फिर भी यहाँ पर अपना बेस बना रहे हैं, है ना। और अगर हम बात करें इंडिया का क्या एंगेजमेंट है विद द वेस्टर्न इंडियन ओशन, तो आप देखिए एक तो सागर इनिशिएटिव भारत चला कर रखता है, और इसके तहत क्या है कि जो भी लिटोरल कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन के आसपास में, उन सब का ग्रोथ चाहता है, उन सबको भारत मदद करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मेडिसिन या फिर कुछ भी अगर दिक्कत होती है डिजास्टर में रिलीफ प्रदान करना, वो सब भारत प्रदान करता है। कैपेसिटी बिल्डिंग भी भारत करवाता है। ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी देखने को मिलती है लिटोरल स्टेट के बीच में। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प आप देखिए लॉन्च किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा फॉर द मेरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस। उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन, ये आपका इस्टेब्लिश किया गया है ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके इंडियन ओशियन रीजन में, कौन सा शिप जा रहा है, आ रहा है, क्या लेकर जा रहा है, क्या लेकर आ रहा है, ठीक, ताकि हम अलर्ट रह सके, ठीक है। और ये सब चीज़ें हैं। तो कंक्लूजन में यही बात की जाती है कि अभी जो वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बनता जा रहा है। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेरीटाइम सिक्योरिटी भी इन्हेंस किया जा सके, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज प्रमोट किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जा सके, और ज्वाइंट रिसर्च भी कंडक्ट किया जाए ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स, इस पर चर्चा करते हैं, ज़्यादा नहीं है आपका, बस 15 मिनट का काम होगा एट मैक्स आपका, फिर काम खत्म, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज इन शॉर्ट्स। पहला है कि इंडिया यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान जो कि दोहा में हुआ था उसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने मतलब ये है कि अटेंड किया उस कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझिए कि ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जो अफगान में लोग रह रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान रूल के अंतर्गत, तो वहाँ के लोगों का लाइफ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, कैसे इम्प्रूव किया जाए, इस पर चर्चा हुई। और भारत और अन्य देश कहीं ना कहीं अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये भी है। और इस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं तालिबान को अफगानिस्तान का सोल रिप्रेजेंटेटिव भी बताया गया, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जो पीसफुल और स्टेबल अफगानिस्तान अगर होता है तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान और इंडिया का रिलेशन अगर अच्छा रहता है तो एक तो रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो मजबूत रहेगी, और इससे हम सेंट्रल एशिया रीजन तक भी जा सकते हैं। आपको पता है ना, जो चाबहार पोर्ट भारत ने विकसित किया ईरान में, वहाँ से फिर हमें अफगानिस्तान के लिए रोल रेड कनेक्टिविटी बनानी थी, और उसके बाद हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्टेबल या फिर इंडिया के अकॉर्डेंस वाली रिजिम है तो फिर भारत के लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर यहाँ स्टेबिलिटी रहती है तो फिर इंसर्जेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कम होगा। उसके बाद एनर्जी एंड रिसोर्सेज को भी कहीं ना कहीं हम सिक्योर कर सकते हैं, और सेंट्रल एशिया से वाया द तापी पाइपलाइन, ठीक है। तापी पाइपलाइन में तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया शामिल है। और ड्रग ट्रैफिकिंग को भी कर्ब किया जा सकता है अगर वहाँ पर स्टेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। और अभी आप देखिए कि जो अफगानिस्तान है वो डेथ क्रिसेंट का हिस्सा है। डेथ क्रिसेंट में 3 देश आ जाते हैं,
एक पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। और ये नाम इसलिए क्योंकि इन रीजन में काफ़ी ज़्यादा जो ड्रग ट्रैफिकिंग होता है, ओपियम कल्टीवेशन होता है, इसीलिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये आप देखिए जो पंजाब हमारा राज्य है, वो कहीं ना कहीं ड्रग मीनिंग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर ड्रग ट्रैफिकिंग को रोक सकते हैं तो हमारे स्टेट में भी सुधार देखने को मिल सकता है। अब देखिए इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन क्या है पोस्ट तालिबान टेक ओवर। तो एक बात तो ध्यान रखना है, ऑफिशियली भारत ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, लेकिन अफगानी पीपल को भारत मदद कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन एड देके, एजुकेशन, वेरियस स्कॉलरशिप इंसेंटिव देके। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल। उसके बाद है कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। तो ये जो कनक्लेव है इसमें बांग्लादेश को फिफ्थ मेंबर के रूप में शामिल किया गया है। क्या है ये कनक्लेव? रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रमोट करता है और इंडियन ओशन रीजन में आपका क्या प्रायोरिटी हो उसके एजेंडा को डिसाइड करता है। शुरुआत में जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना 2011 में, तो इसे ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग कहते थे, जिसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव देश थे। बाद में मॉरिशस ज्वाइन किया और अभी लेटेस्ट आपका बांग्लादेश। बस यही है। कोलंबो प्रोसेस उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है आपका मर्कोशुर। क्या है ये मर्कोशुर? तो ये जो आपका आप समझिए कि जैसे यूरोपियन यूनियन है, कॉमन मार्केट है, उसी प्रकार से मर्कोशुर एक ग्रुपिंग है आपका जो साउथ अमेरिकन कंट्री है उसके बीच। ठीक है, तो सदर्न कॉमन मार्केट है आपका साउथ अमेरिकन कंट्रीज के बीच। ठीक है, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे के द्वारा 1991 में, और बाद में वेनेजुएला और बोलिविया ने भी शामिल किया। हालांकि वेनेजुएला सस्पेंड हो गया है 2016 से। तो आपका मेंबर याद रखना है अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे। ठीक है, और फिर बोलिविया। अभी बोलिविया लेटेस्ट में बना है। ऑब्जेक्टिव वही है कि भाई अब ये क्या है, कॉमन मार्केट है, मतलब इन देशों के बीच फ्री मार्केट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, सर्विसेज, कैपिटल, पीपल, ये सब हो। और इंडिया ने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी रख रखा है विद दिस ग्रुपिंग। तो ये बात हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका रोल ऑफ एजुकेशन या रिसर्च इन द राइज ऑफ ग्लोबल पावर। तो भाई ये जो शिक्षा है ना, या फिर जो हायर एजुकेशन अगर कोई देश में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो ग्लोबल पावर बनने में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, सॉफ्ट पावर मजबूती में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज के दौर में। क्योंकि आज का दौर क्या है, इनोवेशन, रिसर्च, एआई, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग। तो इन सब फील्ड में जो देश माहिर है वो आगे बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पर वही एक रिपोर्ट की भी चर्चा हो रही है एज पर द लेटेस्ट विपो पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट। यहाँ पर देखिए चाइना नंबर 1 पर है जनरेटिव एआई पेटेंट्स में। मतलब जो चाइना जनरेटिव एआई पेटेंट्स फाइल करता है उसमें चाइना सबसे नंबर 1 पर है, और आप देखिए 70.3%। जबकि इंडिया का क्या स्टेटस है, 5th नंबर पर है, और कितना फाइल शेयर है 2.5%। आप समझिए कितना कम है। तो भाई इसलिए तो चाइना आगे है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च इन द ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस, तो एक तो कम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इनोवेशन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है शॉर्ट पावर के लिए। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाएगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। आज देखिए वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आज महिलाएं जो बाहर जाके वर्क करने में हिचकिचाती थी तो घर में ही काम कर रही, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा, तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा। ठीक है, लेकिन ये आपका इंटरनेट की देन किसकी है, आप हमें बताइए। कहीं ना कहीं वेस्टर्न की देन है, यही बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस भी देखने को मिलता है, जो देश आगे होंगे वो टेक्नोलॉजिकली डोमिनेट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें इशू क्या है विद द डेवलपमेंट इन रिसर्च एंड हायर एजुकेशन इन इंडिया, पहली बात तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम करता है भारत आर&डी में। आप देखिए 0.64% ऑफ इट्स जीडीपी भारत आर&डी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करता है, ये चीज़ आप देखिए। उसके बाद आप देखिए लोअर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, मतलब आर&डी में जो प्राइवेट का जितना पार्टिसिपेशन होना चाहिए उतना नहीं है। लगभग आपका 36.4% ऑफ द टोटल नेशनल आर&डी एक्सपेंडिचर, उतना ही आपका प्राइवेट का शेयर है। उसके बाद स्किल्ड रिसर्चर की भी कमी है। आप देखिए हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, लेकिन अगर नंबर ऑफ रिसर्चर्स
पर मिलियन पॉपुलेशन देखे सिर्फ 262 है, कितना कम है। उसके बाद लो क्वालिटी ऑफ रिसर्च होता है, लिमिटेड ट्रांसलेशन, मतलब इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्री में उतने नहीं देखने को मिलती है। अगर रिसर्च भी किया तो भाई काफ़ी ज़्यादा वेग फेड होता है, और फिर इससे ब्रेन ड्रेन भी होता है। वे एंड क्या है, ज़्यादा इनोवेशन करिए, रिसर्च एंड एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कर भी सकते हैं R&D के मामले पर, जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब को फोकस करेगा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका तिब्बत चाइना डिस्प्यूट, इस पर चर्चा करते हैं। ये आपका मोस्टली लास्ट टॉपिक ही होने वाला है, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर खत्म। तो लेटेस्ट क्या है कि यूएस कांग्रेस ने प्रमोटिंग ए रेजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट पास किया है। ठीक है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि लेट्स से कि कोई डिस्प्यूट होती है तिब्बत और चाइना के बीच, तो उसको रिजोल्व किया जाएगा इंटरनेशनल लॉ के आधार पर, जैसे यूएन के चार्टर का पालन करके, पीसफुल मीन से, लड़ाई झगड़ा नहीं हो, डायलॉग डिप्लोमेसी से हो। ठीक है, और साथ के साथ फिर दलाई लामा का मिडिल वे अप्रोच है, जिसके तहत क्या है कि भाई तिब्बत जो है वो आपका चाइना का ही पार्ट रहेगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा ऑटोनॉमी उसे दी जाए। तो इस एक्ट में इस मिडिल वे अप्रोच को भी सपोर्ट किया गया है। तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको मिडिल वे अप्रोच रिलेटेड टू इंटरनेशनल इशू क्या है, तो आपका तिब्बत चाइना आपका डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री में जाते हैं कि भाई ये डिस्प्यूट हुआ कैसे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जब 20वीं सेंचुरी के शुरुआत में जो चाइना और तिब्बत थे उसके बीच मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसके बाद तिब्बत ने अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया 1912 में, और फिर उसके बाद से 1950 तक ऑटोनोमस रीजन, यानी कि ये अपने आप में एक देश के रूप में एक्ट करता था। लेकिन आप देखिए 1951 में दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने 17 पॉइंट एग्रीमेंट कर दिया, जिसके तहत चाइना को अपनी सॉवरेनिटी सौंप दी, है ना। और उसके बाद चाइना इसी डॉक्यूमेंट को घूमता लेकर फिरते रहता है, मतलब घूमते फिरते रहता है, चिल्लाते रहता है कि भाई ये देखो तिब्बत ने खुद साइन करके अपनी सॉवरेनिटी हमें दी थी, तो इसलिए तिब्बत जो है हमारा पूरा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन तिब्बत का कहना है कि ये जबरदस्ती साइन करवाई गई थी बिना मनमर्जी के। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, इसलिए उसके बाद से कंफ्लिक्ट आपका रहता है। अब बात करते हैं इंडिया का क्या स्टैंड है। तो 1959 में जब दलाई लामा को वहाँ से एक प्रकार से परेशान किया गया था, तो वो भारत में असाइलम लेने के लिए आए। ठीक है, तो 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज तिब्बत ऑटोनोमस रीजन एज ए पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि मतलब भारत जो है वो चाइना का ही पार्ट समझता है, बट ऑटोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट आर्टिकल, जन औषधि केंद्र, जो कि मॉरिशस में इनोग्रेट हुआ है, और ये प्रीलिम्स के लिए ध्यान रख सकते हैं, स्पेशली स्टेट पीसीएस। भाई ये इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र है जो मॉरिशस में ओपन हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो इंडिया और लिटोरल और आइलैंड नेशन के बीच कॉपरेशन है इन द इंडियन ओशन रीजन, वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो रही है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन के लिटोरल और आइलैंड नेशन का भारत के लिए, तो एक तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमने बार बार देखा है। आप देखिए, ग्लोबल ट्रेड की बात हो, प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने की बात हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हो, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 80% ऑफ इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड और 90% ऑफ एनर्जी ट्रेड ये आपका इंडियन ओशन रीजन से होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लू इकोनॉमी, उसके बाद क्लाइमेट सिक्योरिटी को लेकर आपका ये सब देश काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यही सब चीज़ है। और देखिए इंडिया का क्या इनिशिएटिव है इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रेजेंस बनाने के लिए। एक तो आपका इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, इसको बेसिकली विकसित किया गया इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि मैरीटाइम सेफ्टी सब इंश्योर किया जा सके। फिर इंडियन नेवी का आउटरीच इनिशिएटिव महासागर है। फिर सागर डॉक्ट्रिन है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, जिसके तहत जो भी नेबरहुड कंट्रीज है उसको भारत मदद करते रहता है। तो ये है आपका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक। थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा, लेकिन पूरा इंटरनेशनल टॉपिक एक बार में समाप्त हो गया। तो अब हम अगले टॉपिक को देखेंगे। उम्मीद करते हैं
इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट है उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।